जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैर, आज जो सेशन हम करने जा रहे हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे और वो है आपके क्वेश्चन पेपर से मुताल्लिक जो सिलेबस का पार्ट था इंग्लिश 202 का, यानी आपके 10वीं क्लास की इंग्लिश का जो सिलेबस का हिस्सा था वो तकमील को पहुंच गया है और उसके अंदर जितने लेसन्स थे प्रिस्क्राइब्ड, जितने लेसन्स उसके अंदर डेजिग्नेट किए गए थे, तमाम वो लेसन्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है जी। अलबत्ता आज हम क्वेश्चन पेपर को जरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन पेपर का क्या तर्ज होता है, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर आता है, उसके अंदर क्या क्या अज्जा होते हैं और उसके नंबरात का क्या तरीक़ाकार होता है। वैसे तो बहुत आसान है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा, लेकिन फिर भी तो मुख्तसरन उसको एक जो हम उसको रिव्यू कर लेते हैं, उस पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं ताकि वो तमाम कॉन्सेप्ट हमारे जहन में क्लियर रहे। तमाम क्वेश्चंस वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, बशर्ते कि आपको इतनी इंग्लिश है आ गई हो, और उम्मीद है कि आ गई होगी। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। और अलबत्ता उसके क्या क्या अज्जा बनते हैं, क्वेश्चन पेपर का एग्जाम्पल देख लेंगे कैसा होता है। तमाम एनआईओस की एक अच्छी बात यह है कि आप इसके तमाम क्वेश्चन पेपर्स गुज़िश्ता सालों के, जिसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोलते हैं, ये तमाम इंटरनेट पर मौजूद हैं। चाहे वो आपका, चूंकि 2 साल में 2 बार इनके इम्तिहान होते हैं, तो चाहे वो कोई सा भी ब्लॉक हो, उसके वो क्वेश्चन पेपर उस पर मौजूद होते हैं। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर कर उसको आप देख सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। इसमें कई चीजें हैं जो हमें खास तौर पर आपको जहन में मलहूज रखनी है जब आप इम्तिहान गाह में जाते हैं। इम्तिहान गाह में जाने के बाद बहुत सी चीजें हैं जो आपको सामने रखनी है, और उसमें से सबसे पहली चीज है आपका वक्त। इंग्लिश 202 का या और भी कोई सब्जेक्ट हो, क्वेश्चन पेपर काफी तवील होते हैं। मदरसे के क्वेश्चन पेपर के बरखिलाफ मदरसे के क्वेश्चन पेपर आसान होते हैं, या यूं कह लीजिए कि बड़े मुख्तसर होते हैं। आपको एक लाइन में सवाल जिक्र होगा वहां पर कि मुंदरजा ज़ैल इबारत पर एराब लगाइए, तर्जमा कीजिए, खत कशीदा अल्फाज के मानी बताइए, या फलां इबारत की तशरीह कीजिए, या कोई इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ को बयान कीजिए। इस तरीके का आपका कॉन्सेप्ट या इस तरीके का आपका पैटर्न होता है मदरसे के पेपर का। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका पैटर्न काफी मुख्तलिफ होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर 10 सफ़े, 20 सफ़े और 30-30 सफ़े के क्वेश्चन पेपर्स भी होते हैं, और आंसर शीट भी इसी तरीके से आपको जो मिलती है उसमें जो है 30 सफ़े, 40 सफ़े, 50 सफ़े, 60 सफ़े तक होती है, और वो भी अगर आप लाइन छोड़कर लिख रहे हैं तो कम पड़ सकती है। अगर आप उसको तसल्ली बख्श तरीके से अपने दिल को अगर आप आंसर शीट पर रख कर लिखें तो वो भी आपको कम पड़ सकती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका टाइम। आपके पास सिर्फ 3 घंटे का वक्त होता है, और 3 घंटे के अंदर अंदर आपको तमाम सवालात के जवाबात मुकम्मल करने हैं। उसमें आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, तरजीही तौर पर आप कौन से सवाल का जवाब देंगे और कौन से सवाल को छोड़ें। अगर आपके पास वक्त बच रहा है, वक्त आपके पास कम है, सवाल ज्यादा है, मान लीजिए कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन से सवालात ऐसे हैं जिसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अगर आप 2-4 सैंपल पेपर देख लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि भाई ये सवाल जो होता है वो 16 नंबर का है, ये सवाल जो है वो 10 नंबर का है, ये सवाल जो है वो 20 नंबर का है। इसमें से मैं कौन सा वाला कर लूं कि आसानी से जो है मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाए कम अज कम। ठीक है जी, कम से कम ये कि पासिंग मार्क्स मुझे मिल जाएं, तो कौन कौन से ऐसी जुजियात हैं जिस पर आप फोकस कर सकते हैं और आप पासिंग मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं आपको जहन में रखनी होंगी। ठीक है,
दूसरी और चंद अहम बातें उसमें यह भी हैं कि आप जब इम्तिहान गाह में जाएं तो वक्त से पहले पहुंच जाएं। ठीक है जी, आप अपने साथ कोई ऐसी चीज न लेकर जाएं जिसके वहां पर खोने का या गुमशुदा, आपके गुम होने का, लॉस्ट हो या स्टोलन होने का उसमें जो है खतरा हो। सिर्फ आप अपने साथ आईडी और 2 पेन लेकर जाएं, 2 या 3 पेन तो जितने भी रख सकते हैं आप, लेकिन आपको एक ब्लू और एक ब्लैक कलर का पेन जो है वो आप अपने साथ रखें। ठीक है जी, हाइलाइटर वगैरह रख सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, पेन आप रखें। लाल रंग के पेन से आप ना लिखें, खासतौर पे इस बात का ख्याल रखें, लाल रंग के पेन से आप ना लिखें। इसी तरीके से वो पेन जिसकी रोशनाई फैलती है उस पेन से लिखने से भी गुरेज करना चाहिए आपको वहां पर। ठीक है जी, चलिए, तो ये चंद बातें हो गई हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके परिचय सवालात में आएंगे और कौन कौन से वो लेसन हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है इम्तिहान के लिए। कौन कौन से लेसन है जिसको आप छोड़ सकते हैं। देखें, आपने इससे पहले टीएमए किया था, ठीक है, ट्यूटर मार्क्ड असेसमेंट या असाइनमेंट आपने पहले किया था। उसमें यह था कि उसमें भी चंद वो थे, क्या कहते हैं, चैप्टर्स थे या कुछ असबाब थे जो टीएमए में आपके आ चुके हैं। ठीक है जी, जो चैप्टर्स या जो लेसन्स आपके टीएमए में आ चुके हैं वो लेसन्स अब इसमें, इसको पब्लिक एग्जाम बोलते हैं, उसको हम टीएमए बोलते हैं, इसको हम पब्लिक एग्जाम बोलते हैं। टीएमए में जो लेसन्स आपके आ चुके हैं वो आपके पब्लिक एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो आपको सिर्फ उन लेसन्स पर फोकस करना है जो आपके इन पब्लिक एग्जाम में आने वाले हैं। वो लेसन्स जो नहीं आने वाले हैं आप उनको नजरअंदाज कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है जी, वो लेसन्स कौन कौन से जो आपके आएंगे वो यहां पर आप देखें, अगर उसका एक बाइफर्केशन यहां पर दिया हुआ है। ये आपको पता ही होगा अब तक, आपका जो हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है। आपके इंग्लिश का जो कोड रहेगा वो रहेगा क्या, 202। इसको 202 भी बोलते हैं या पढ़ सकते हैं। इंग्लिश 202 ये आपके सब्जेक्ट का कोड रहेगा। सिलेबस का बाइफर्केशन ये है। टीएमए में यानी ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट में आपको ये लेसन्स आ चुके हैं। ठीक है जी, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रिस्क्राइब टेक्स्ट हैं। वैसे प्रिस्क्राइब टेक्स्ट और नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट दोनों किस्म के टेक्स्ट जो है उसमें आते हैं, यानी कि वो जो आपने किताब में पढ़े हैं वो असबाक भी आते हैं और परिचय सवालात में आपको वो टेक्स्ट भी आता है, यानी वो इबारतें भी आती हैं जो आपने नहीं पढ़ रखी हैं, जो आपके असबाक का हिस्सा नहीं थी। वो बेसिकली आपके कॉम्प्रिहेंशन लेवल को और आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए जो है उस तरीके से तैयार किया जाता है कि क्या आप वो चीजें जो आपने नहीं पढ़ रखी हैं क्या वो भी पढ़कर आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपके कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट करने के लिए वो सवाल इसी हिसाब से प्रिस्क्राइब टेक्स्ट और नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट दोनों किस्म के टेक्स्ट उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट में आपने ये लेसन्स चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 10, चैप्टर 15, 11, चैप्टर 17, चैप्टर 18, चैप्टर 20, चैप्टर 21, चैप्टर 25, ये तमाम लेसन्स आपके प्रिस्क्राइब टेक्स्ट के थे जो आपने टीएमए में किए थे। अब इन पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। अभी जो आपको फोकस करने हैं वो ये 16 लेसन्स हैं जिसको हमने एक एक करके हर थर्सडे को यहां पर क्लास के अंदर जिसकी स्टोरी और जो लेसन हमने यहां पर कवर किए हैं इन क्लासेस में। तो ये टोटल 16 लेसन्स थे और ये 16 लेसन्स 60% बनते हैं आपके इस प्रिस्क्राइब टेक्स्ट के। ठीक है जी, इसमें जो हमने लेसन्स या चैप्टर्स कवर किए हैं वो है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 8, चैप्टर 6, चैप्टर 9, चैप्टर 12, चैप्टर 13, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 26, 27। ये तमाम वो लेसन्स थे जो हमने यहाँ थर्सडे को जो हफ्तावारी क्लास होती थी उसके अंदर कवर कर लिए हैं। ये हमारा प्रिस्क्राइब टेक्स्ट का पोर्शन था। ठीक है जी।
अब चलते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर हमारा बनता है वो किस तरीके से बनता है और उसके अंदर क्या क्या अज्जा होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके अंदर सिर्फ यही लेसन रहेंगे, ये बस आपके सवाल का सिर्फ एक हिस्सा होगा। यानी कि ये सिर्फ आपके यूं समझ लीजिए 25 से 30 मार्क्स का रहेगा ये सवाल, सिर्फ ये। इसके अलावा ग्रामर का उसमें एक हिस्सा होता है, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसका एक हिस्सा रहता है। इसके अलावा उसमें कॉम्प्रिहेंजन का एक हिस्सा रहता है। इसके अलावा उसमें एक राइटिंग का हिस्सा रहता है और जवाबात को उसमें कई तरीके से उसमें वेरी शॉर्ट आंसर VSA, शॉर्ट आंसर SA और लॉन्ग आंसर LA, इस तरीके से उसमें जवाब के हिसाब से पर्चे सवाल को जो है तकसीम किया जाता है। अगर आप ये देखें, ये चार्ट देखें, इसमें क्वेश्चन पेपर का डिजाइन, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया जाता है, किन किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, इसमें यहां पर दिखाया गया है। अगर आप देखें, वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव यानी आपको जो नंबरात मिलते हैं वो अगर ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से देखें तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेशन, यानी आपको कितनी नॉलेज है, आप कितना समझ पा रहे हैं और आपको आपके बयान करने का उस्लूब और तरीका, एक्सप्रेशन कैसा है, इन तमाम चीजों को सामने रखकर सवालात तैयार किए जाते हैं और उसी के हिसाब से आपके ये नंबरात जो हैं वो दिए जाते हैं। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन टाइप देखें तो क्वेश्चन टाइप में आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से, फिर इनके भी कुछ झेली पॉइंट हैं, ये क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन जो है 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, दूसरा जो है 2 सब पॉइंट रहेंगे, 1 नंबर का रहेगा, सॉरी 1 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर के रहेंगे, 2 सब पॉइंट रहेंगे इस तरीके से। फिर तीसरा जो है 3 मार्क्स विथ 3 सब पॉइंट्स, 10 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स 30 रहेंगे इसके। इस तरीके से ये तमाम वो बनते हैं। फिर VSA वेरी शॉर्ट आंसर, जहां भी वेरी शॉर्ट आंसर होगा उसमें दरअसल आपको 1 से 2 जुमले में आपको अपनी बात कहनी है। आप इसको देखेंगे, जहां पर भी 20 से 25 वर्ड की लिमिट होगी, 20 से 25 वर्ड आपका 1 से 2 जुमले में बन जाता है। अगर एक तवील जुमला है तो एक ही जुमले के अंदर 20 से 25 अल्फाज आ जाते हैं, और अगर आपका जुमला थोड़ा बड़ा है तो 2 ज्यादा खींच खांच के अगर आप करना चाहें तो 3 जुमले के अंदर आपकी बात पूरी हो जाती है। सो 1 से 2 या 3 जुमले के अंदर आप अपनी बात पूरी कर लेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है जी। ऐसे शॉर्ट आंसर, इसमें वर्ड लिमिट जो होती है 40 से 45 अल्फाज हो जाती है शॉर्ट आंसर में, इसका भी ख्याल रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपको जवाब तो देना था शॉर्ट आंसर में और आपने पूरा जो है क्या कहते हैं आर्टिकल छाप दिया वहां पर, ठीक है। फिर से टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन चीजों में टाइम आपको लगाने की जरूरत है सिर्फ उन्हीं चीजों में टाइम लगाएं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन ही उतार रहे हैं उसमें और क्वेश्चन उतारने में ही आपने बहुत सारा वक्त लगा दिया। क्वेश्चन उतारने की भी जरूरत नहीं रहती उसमें आपको क्वेश्चन उतारने की भी जरूरत नहीं रहती। आप सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डालेंगे, अगर कोई सब पॉइंट है तो सब पॉइंट का नंबर डालेंगे, ठीक है जी, और सिर्फ जवाब लिख देंगे बस। वो मैं करके दिखाऊंगा आपको, इससे आज ही करके देखते हैं। और बस आपको वो क्वेश्चन भी उतारने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आप क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दे रहे हैं, ठीक है, तो आपने लिख दिया यहां पर क्वेश्चन 1, ठीक है, और आपने लिख दिया ए आंसर। आपको मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरीके से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप उसमें से अगर जो भी पॉइंट है वो पॉइंट लिखेंगे। मान लीजिए आपने लिखा 3, आप 3 का जवाब दे रहे हैं तो आप 3 लिखा और 3 का फिर जो भी आपका जवाब बनता है वो जवाब आपने लिख दिया। आपको क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन उतारने में रहेंगे तो आपका क्या कहते हैं सारा वक्त उसी में निकल जाएगा। क्वेश्चन पेपर बहुत लंबे होते हैं, ठीक है जी।
ये क्वेश्चन पेपर है, देखिए इसमें टोटल 33 क्वेश्चंस हैं। कितने? 33 क्वेश्चंस हैं और 12 प्रिंटेड पेजेस हैं। 12 सफ़ाते हैं इसमें, 12। ठीक है जी, जो प्रिंटेड पेज आप देख रहे हैं 12 हैं। तो आपको इसमें से जो है कोई चीज, सवाल अगर कोई है तो उसको उतारने की आपको आंसर शीट पर जरूरत नहीं है, बस आप जवाब उतारेंगे और उसको हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से आपको जवाब उतारना है, क्या क्या चीजें लिखनी है, क्या क्या नहीं लिखनी है। एक आध दो सैंपल पेपर भी आपको जो है वो कराकर दिखाएंगे हम। ठीक है जी, आ जाते हैं वापस इस पे। तो वेरी शॉर्ट आंसर, 1 से 2 जुमले में अपनी बात खत्म कर देनी है। आप चाहे तो एक बार गिन लें अल्फाज लिखकर, वैसे ही मतलब अभी आप लिखकर, क्या कहते हैं, इस पीरियड के बाद आप लिखकर देख लें कि अगर आप एक जुमला लिखते हैं तो उसके अंदर कितने अल्फाज बन रहे हैं आपकी हैंड राइटिंग के हिसाब से। अगर एक जुमले के अंदर 20 से 25 अल्फाज आ रहे हैं तो बस उतनी ही उसमें आप वक्त में और उतने ही अल्फाज में अपनी बात पूरी करते हैं। अगर शॉर्ट आंसर आपका 40 से 45 लफ्ज वाला, ये 2 से 3 ज्यादा से ज्यादा 4 जुमले के अंदर जो है, जुमला का मतलब ये है कि जहां पर एक बात पूरी हो जाती है, जिसके अंदर एक फेल, फाइल, मफूल और फिर फुल स्टॉप लग जाता है, वो एक जुमला होता है। लफ्ज अलग होता है, जुमला अलग होता है। ठीक है जी, तो ये सब बात आप जानते हैं। तो 3 से 4 ज्यादा से ज्यादा, वरना अगर आपका एक अगर लंबा जवाब हो तो एक सेंटेंस में भी जो है, क्या कहते हैं, वो 30 से 40 लफ्ज लिखे जा सकते हैं। ठीक है, वो आप बहरहाल 1-2 बार उसको देखकर काउंट कर भी देख लें अपनी तसल्ली के लिए। लॉन्ग आंसर अगर कोई है तो 70 से 80 अल्फाज में ये तकरीबन एक पैराग्राफ बन जाता है, 70 से 80 अल्फाज। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, 1 से 2 जुमला, 2 से 3 ये 4, और ये जो है ज्यादा से ज्यादा 5 जुमले तक जाएगा, 70 से 80 अल्फाज। ठीक है, 5। इस बात का आप ख्याल रखें। ठीक है, समझ में आना है बात। VSA वेरी शॉर्ट आंसर, 1 से 2 जुमला, शॉर्ट आंसर 2 से 3 ज्यादा से ज्यादा, और लॉन्ग आंसर 5 जुमले। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा। और बाकी कम अगर हो रहे हैं तो भी ठीक है, उसमें यह है कि आप गिन एक बार काउंट करके देख लें। बहुत ज्यादा कम भी नहीं कर देना, यानी मान लीजिए कि 70 अल्फाज में मांगा हुआ है, आप 20 अल्फाज में अगर आपने बात पूरी कर दी तो ये भी गलत है। और 70 अल्फाज में मांगा हुआ है या 80 अल्फाज में मांगा हुआ आपने कर दिए 150 अल्फाज, तो ये भी गलत है। हाँ, अलबत्ता 5-10 लफ्ज अगर आपके आगे पीछे हो जा रहे हैं तो चलिए काबिले क्या कहते हैं, मतलब उसको कंसीडर किया जा सकता है। 2, 4, 5 और 10 अल्फाज अगर आगे पीछे हो जा रहे हैं तो वो देखा जा सकता है। लेकिन आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं रहना वहां पर कि आप हर सेंटेंस को लिख लिख के काउंट करते रहें। नहीं, ऐसा नहीं करना। 1-2 बार आप पहले ही एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही 1-2 बार आप सेंटेंस को लिख कर प्रैक्टिस करके देख लें कि एक सेंटेंस में कितने आपके अल्फाज आ रहे हैं। फिर इसमें एक ऐसे टाइप वो होता है, 1 या 2 टॉपिक पर आपको हर क्वेश्चन पेपर में कोई मजमून लिखने को कहा जाता है। मजमून लिखने के लिए मजमून लिखने के जो पॉइंट होते हैं वो उसी में दिए हुए होते हैं कि आपको ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 4 या 5 पॉइंट है। इन 4 या 5 पॉइंट को सामने रखते हुए 100 अल्फाज में आपको मजमून कलमबंद करना है। ठीक है जी, तो ऐसी सूरत में आपको 100 से 150 अल्फाज आपको लिखने हैं। 100 से 150 अल्फाज का मतलब होता है कितना, आपके तकरीबन 10, 15 या ज्यादा से ज्यादा 150 अगर आप जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, आपके हो जाएंगे 10 से 15 सेंटेंस बहुत हो गए। 10 से 15 सेंटेंस अगर आप छोटे छोटे सेंटेंस लिख रहे हैं तो 10 से 15 सेंटेंस, और अगर बड़े बड़े सेंटेंस लिख रहे हैं तो 10 सेंटेंस के अंदर भी 100 से 150 अल्फाज आपके आ जाते हैं। एक सफा तकरीबन मान लीजिए इसको कि एक सफा बन जाता है आपका। एक आर्टिकल जिस तरीके से लिखते हैं तो एक आध सफा बन जाता है, इसी तरीके से इसमें भी होगा। ठीक है जी, तो ऐसे टाइप में इस बात का, ऐसे टाइप यानी ऐसे बोलते हैं वैसे इंग्लिश में मजमून को, ऐसे टाइप यानी मजमून के तर्ज का अगर कोई सवाल है तो उसको आपको 100 से 150 अल्फाज के अंदर उसको खत्म कर देना है। ठीक है जी, ये इसलिए मैं समझा रहा हूं क्योंकि इसको समझना जो है उससे आसानी हो जाएगी आपको आगे। ठीक है जी हजरत।
और अगर कंटेंट के हिसाब से देखें तो उसमें जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन, सबसे पहले जो सवालात आते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी के आते हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सबसे पहले सवालात जो तो कुछ वो आएंगे कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है इबारत फहमी। कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है? इबारत फहमी। इबारत आप कितने से, कोई भी ऐसी इबारत आपको उसके अंदर दी गई होगी जो आपने नहीं पढ़ी, जो आपकी किताब में नहीं आई, इसी को यहाँ पर लिखा हुआ नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। वो इबारत जो आपने पढ़ी नहीं है, जो आपके निसाब में नहीं थी, ये आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, ये क्या कहते हैं, नॉन कॉम्प्रिहेंशन नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट जो होते हैं। तो पहला जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी से मुतालिक सवाल आएगा। दूसरा आपको ग्रामर से मुतालिक सवाल आएगा, उसमें ग्रामर के कुछ कुछ पॉइंट होते हैं। ये सब सवाल जो होते हैं एमसीक्यू टाइप होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इसमें सवाल और सवाल के जवाब वहीं पर लिखे हुए होते हैं। ठीक है जी। मान लीजिए कि एक सवाल लिखा है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल लिखा है, फिर आपको वो दे देंगे ऑप्शन ए बी सी डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को इसमें से कोई भी एक जवाब सही होगा, आपको आंसर शीट पर सिर्फ वो जवाब लिख देना है। आप आंसर शीट पर जब आप लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, मान लीजिए इसमें सी सही है तो आप सिर्फ सी लिख देंगे, आपका एक सवाल पूरा हो गया। कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, जो इसमें सही है सिर्फ वो ऑप्शन का वो डाल देंगे सी। अगर ये नंबर में है 1 2 3 4 तो नंबर में डाल देंगे वहां पर जवाब, बस। और अगर आपका दिल चाह रहा है और वो लफ्ज वहां पर मौजूद है तो वो लफ्ज भी वहां पर लिख देंगे। ठीक है जी। ये एक आध लफ्ज में हो जाते हैं, एक एक नंबर के जितने सवालात होते हैं ये एक एक लफ्ज में पूरे हो जाते हैं। राइटिंग स्किल्स के हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं, उसमें राइटिंग स्किल्स आपकी देखते हैं, लिखने की सलाहियत, उसमें 25 मार्क्स का होता है। सबके मार्क्स यहां पर दिए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट होता है बुक में, जो सिलेबस में आपने पढ़ा, वो आपका आता है और वो होता है 30 मार्क्स का। ठीक है जी। और टोटल इस तरीके से ये 100 मार्क्स बनते हैं। खैर, तो ये तमाम चीजें हो गई हैं, क्या कहते हैं, आपने इसमें देखा कि किन किन चीजों की बुनियाद पर ये क्वेश्चन पेपर बनते हैं। चलिए एक सैंपल पेपर आपको दिखाते हैं पहले और इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ये एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें शुरू के 1 या 2 सफ़े पर कुछ हिदायत लिखी हुई हैं। इसमें शुरू के 1 या 2 सफ़े पर हिदायत लिखी हुई हैं। वही सब बातें जो हमने अभी डिस्कस करी कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या मुनासिब है, क्या नहीं मुनासिब है। आपने क्या कहते हैं, जो मदरसे के इम्तिहानात वगैरह भी होते हैं तो उसमें जो फ्रंट पेज होता है उस पर क्या होती हैं, आपको हिदायत दी हुई होती हैं, चंद मारूजात और गुजारिशात उस पर हुई होती हैं जिसका आपको ख्याल रखते हुए आंसर लिखना है। इसी तरीके से इसमें भी होता है। अब अगर मैं आपको ये सारा तो मैं पढ़कर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस इसके अंदर इसी बात को कहा गया है कि आप जो है क्या क्या काम करें। इसमें चंद चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहली यह है कि तमाम सवालों का जवाब आपको देना है आंसर बुक में। ठीक है जी। तमाम सवालों के जवाब का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन नंबर के हिसाब से जितने आते हैं सवाल सबके मतलूब होते हैं। ठीक है जी। उसमें ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ऑप्शन है और वहां पर 2 में से एक ही करने को कहा गया तो आप एक ही करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए 3 ऑप्शन है, 3 में से एक ही करने को कहा गया तो एक ही करेंगे इस हिसाब से। लेकिन करने सारे हैं, 1 भी करना है, 2 भी करना है, 3 भी करना है, इस तरह से। 15 minute time has been allocated to read this question paper. इस सवाल को पढ़ने के लिए 15 मिनट का वक्त जो है आपके लिए मुख्तस किया गया है, मखसूस किया गया है। 15 मिनट का वक्त आपको दिया गया है इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 2:15 PM। ये टाइम के हिसाब से हो सकता है, आपका टाइम इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है। इतने बजे आपका जो है क्वेश्चन पेपर बांटा जाएगा। 2:15 से 2:30 तक the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer book during this period. ठीक है जी। इस दौरान आप लिखे नहीं। Candidate must write his or her roll number on the first page of the question paper. ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे। ये सैंपल पेपर है जैसे, अब यहां पर रोल नंबर लिखने को कहा गया है तो यहां पर जो भी आपका रोल नंबर होगा
वो आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है जी, अब अपना रोल नंबर यहां पर लिखेंगे। प्लीज चेक द क्वेश्चन पेपर टू वेरीफाई द टोटल पेजेस एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंटेन्ड इन द क्वेश्चन पेपर आर द सेम एज दोज प्रिंटेड ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज। जब आप क्वेश्चन पेपर लें तो यहां पर लिखा रहता है कितने प्रिंटेड पेजेस हैं। एक बार ये देखकर कंफर्म कर लें कि इसमें इतने पेज वाकई हैं भी या नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई पेज आपका छूट गया, मान लीजिए कोई पेज जो है इसका निकल गया, फट गया, वो आया नहीं आपके पास, तो बाद में मुश्किल ना हो, इसलिए आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं एक नज़र में, पहला सफ़ा और फिर आखिरी सफ़ा देख सकते हैं, या पेज जो है गिन कर देख सकते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन पेपर को देखकर वेरीफाई कर लें टोटल पेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें कितने हैं और क्या वो मैच कर रहे हैं या नहीं, उसी सीक्वेंस से, उसी तरतीब से लगे हुए हैं नहीं। अच्छा जी, फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ द 4 alternatives गिवन इन द क्वेश्चन A, B, C or D and indicate your correct answer in the answer book given to you. In the case of fill in the blanks, the correct or appropriate answer should be written in the answer book. ठीक है जी, जहां पर भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कई चॉइस दी गई हैं, मान लीजिए A, B, C, D 4 चॉइस दी गई हैं आपको, इसमें से जो सही है सिर्फ वो वाला आंसर बुक पर लिखें। या अगर आपको फिल इन द ब्लैंक भी बहुत से होते हैं, फिल इन द ब्लैंक का मतलब होता है खाली जगह को पुर करें। बाज़ दफा ऐसा होता है एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें बीच में खाली जगह छोड़ दी है, अब उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए हैं कि यहां पर कौन सा लफ्ज मुनासिब है वो पुर करें। तो अब चारों में से जो जवाब सही बनता है सिर्फ वही लफ्ज आप जवाब के तौर पर लिखें, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरा सेंटेंस भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो लफ्ज लिख देंगे तो काफी है। ठीक है जी, all the questions including objective type questions are to be answered within the allotted time and no separate time limit is fixed for answering objective type questions. भाई तमाम सवाल का जवाब जो है वक्त के अंदर अंदर देना है और आपको कोई फिक्स टाइम नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को इतनी देर में देना। आप जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से सवाल कर सकते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप करें या वैसे करें। Making any identification mark in the answer book or writing roll number anywhere other than the specified places will lead to disqualification of the candidate. जो क्वेश्चन पेपर है उस पर गैर जरूरी चीज ना लिखें, बल्कि कुछ भी ना लिखें, रोल नंबर लिखें सिर्फ, और रोल नंबर भी जो बॉक्स दिया गया होता है शुरू में ऊपर, सिर्फ उसी बॉक्स के अंदर अपना रोल नंबर लिखें, बाकी और कुछ क्वेश्चन पेपर पर ना लिखें, वरना डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। Write your question paper code number 67 OS1A on the answer book. ये कोड नंबर दिया होगा क्वेश्चन पेपर पर। जब ये जो कोड नंबर, जैसे यहाँ ये क्वेश्चन पेपर है आपके सामने, इस पर ये वाला कोड दिया हुआ है। अब यही कोड आपको जो आंसर बुक है आपकी उस पर भी आप लिख देंगे, जो आंसर शीट है आपकी उस पर भी ये वाला कोड आप लिख देंगे। ठीक है जी, देयर आर 33 क्वेश्चंस इन ऑल। मुकम्मल 33 सवाल हैं जो 2 हिस्सों में बांटे गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी करके। जैसे यहां पर देखना आप, पार्ट ए है, तमाम सवालात हैं, फिर उसके बाद पार्ट बी है, फिर उसमें भी कई सारे सवालात हैं। तो इस तरह से 2 पार्ट में करके इन क्वेश्चंस को बांटा गया होता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, तमाम सवालात लाजमी हैं। टाइम ये फिर से टाइम 3 आवर्स। मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। हर सवाल के नंबर, मार्क्स नंबरात उस सवाल के आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन सब पार्ट्स दैट इंक्लूड MCQ, fill in the blanks, true false, match the column, one word answer type क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक जो है MCQ, ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब ये होता है कि उसमें आपको लिखना नहीं है, उसमें कोई सब्जेक्ट आपको नहीं लिखना है, उसमें कोई लंबी चौड़ी बात आपको नहीं लिखनी है, बस उसके अंदर 1 से 2 लफ्जों में आपको जवाब जो है वो देना है। या बाज दफा वहां पर लिखा होगा, सवाल होगा, सही या गलत लिखें। मान लीजिए आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं कि या कोई सवाल दिया गया है
कि क्या ये सवाल सही है या गलत है। ठीक है जी, तो आपको बस वहां पर ये कर देना है ट्रू अगर सही है, गलत है तो आप फॉल्स लिख देंगे। तो MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को पुर करें, ट्रू फॉल्स, सही गलत, मैच द कॉलम, कॉलम मैच करें। मान लीजिए ऐसे एक कॉलम में यहां पर कोई चीज दी गई है, एक कॉलम में यहां पर कोई चीज दी गई, अब यहां पर ये कुछ है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको आपको मैच करके जवाब सही करने हैं, तो अगर ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मैच करता है तो आप इसको इस तरीके से कर देंगे, ये वाला मान लीजिए इससे करता है तो आप इस तरीके से मैच कर देंगे, ये वाला अगर इससे करता है तो इस तरीके से आप इसको मैच कर देंगे। तो इसको मैच द कॉलम, ठीक है जी। ये वाले सवाल वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन, तो 1 से 16 तक आपके वन वर्ड आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 to 22, 24 and 31 to 32 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22, 24 और फिर 31 से 32 तक ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और ये हर सवाल 2 नंबर का है। आंसर टू दीज क्वेश्चंस शुड नॉट एक्सीड 30 वर्ड्स ईच, और इनके जवाब जो है 30 अल्फाज से ज्यादा ना हो। ठीक है जी, 30 अल्फाज से तजावुज ना करें जब इनका जवाब दें, तो इनका जवाब 30 अल्फाज से ज्यादा ना हो। क्वेश्चन नंबर 33 इज कैरिंग 3 मार्क्स, वो 3 नंबर का है। ठीक है जी, ये सब आपके अलग हो सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर तमाम चीज ना पढ़कर आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इससे थोड़े बहुत मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, हो सकता है सेम हो या हो सकता है मुख्तलिफ हो, वो आपको उसी वक्त देखना होगा और उसी वक्त आप अंदाजा लगाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या होता है। ये पार्ट ए है, यही फॉर्मेट उस हर क्वेश्चन पेपर में फॉलो किया जाएगा। अब पार्ट ए में पहला सेक्शन आया क्या, रीडिंग का। रीडिंग के सेक्शन में आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक आपको दी गई है क्या, यहां से लेकर यहां तक आपको इबारत का एक टुकड़ा दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, ये 3 सवाल दिए गए हैं। इन तीनों सवालों के जवाब इसी इबारत के अंदर मौजूद हैं। इन तीनों सवाल के जवाब इसी इबारत के अंदर मौजूद हैं। आपको क्या करना है, आपको एक बार गौर से यहां से लेकर यहां तक जल्दी से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद आप इन सवालों पर आएंगे। ये पूछ रहा है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज, मज़कूरा बाला इबारत की फहम की बुनियाद पर राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ एनी 3। इन 3 में से किसी का भी, 3 में से इनमें से किसी भी 3 का आप सही या गलत लिखें। यानी ये जवाब दिए गए हैं, ये सवाल दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो जो सही है, मान लीजिए नंबर 1 सही है तो आप ऐसे लिख देंगे। अगर नंबर 1, वैसे नंबर 1 यहां पर जो है गलत है, तो मान लीजिए गलत है तो आपने लिख दिया फॉल्स। 2 का मान लीजिए आपका सही है, तो जब आप आंसर शीट लिखेंगे तो ऐसे 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे ट्रू। 3 का भी मान लीजिए आपका ट्रू है, सही है, तो आप ऐसे लिखेंगे और लिख देंगे ट्रू। ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, लेकिन इनके जवाब मिलेंगे आपको इस इबारत के अंदर। ठीक है, तो आपको इस इबारत को सही से पढ़कर समझना होगा। ठीक है, तो पहला हिस्सा जो है हमेशा हर सवाल, हर उसमें रीडिंग का होता है, उसमें आप कुछ पढ़ेंगे फिर उसके बाद जवाब देंगे। ये हो गया। अब दूसरा सवाल है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड एनी 3। किसी भी 3 का आपको जवाब देना है और एक लफ्ज के अंदर देना है। हु वाज बगीरा। अब ये सवाल जो है ये भी ऊपर जो इबारत आई है उसी से मुताल्लिक है। फिर उसके बाद नंबर 3, ये जो ऑप्शंस हैं इनके जवाबात भी उसी में ऊपर मौजूद हैं और इससे मिलते जुलते अल्फाज उसमें मौजूद हैं। अब जैसे पहला सवाल है यहां पर वेकफुल लफ्ज, इस लफ्ज का ऑपोजिट लिखिए। ठीक है जी, यानी इस लफ्ज का मुतजाद लफ्ज क्या आएगा। वेकफुल का मतलब है जागा हुआ,
तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है रसल, ड्राउजी, बर्ड्स, वॉर्म, ए बी सी डी। अब जब आपको इसका जवाब लिखना है तो आप लिखेंगे जवाब में 3, ठीक है जी। और जो सही आंसर है, सही आंसर मान लीजिए आपका है बी, तो आप यहां पर लिखेंगे बी, ठीक है जी। आपका जवाब पूरा हो गया। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, वो लफ्ज भी यहां पर लिख सकते हैं जो कि है ड्राउजी। एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ये था रीडिंग का सेक्शन। इसमें आपको कोई इबारत पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको चंद सवालात दिए गए होंगे, उन सवालों के जवाब उसी इबारत के अंदर होंगे, उसी में से ढूंढ कर आपको जवाब लिखना है। और ये 1 से 2 लफ्ज का होता है बस, ठीक है जी। अगला सेक्शन आता है राइटिंग का। ये क्या है आपका सेक्शन 2 है राइटिंग का। सब में यही पैटर्न रहता है। पार्ट ए में पहला सेक्शन रीडिंग, दूसरा सेक्शन राइटिंग। राइटिंग का क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। अब इसमें कुछ किसी को खत लिखने को, कोई इश्तिहार लिखने को या कोई चीज लिखने को कहा गया होगा, और उसमें आपको लिखना नहीं है। लिखेंगे कैसे या किसको आप एड्रेस करेंगे, खिताब किसको करेंगे लिखते वक्त, या लिखने का क्या अंदाज होगा, उससे मुतालिक बस ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। मान लीजिए यहां पर है कि आप अपने सूबा बिहार के चीफ मिनिस्टर को एक खत लिख रहे हैं, उनकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाते हुए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपके इलाके में, आपके डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक सख्त जरूरत है, फौरी जरूरत है। तो अगर आप ये लेटर लिखेंगे, अब सवाल यह है, मान लीजिए कि आप सूबे बिहार के चीफ मिनिस्टर को खत लिख रहे हैं, और खत लिख रहे हैं किस लिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फौरी जरूरत है। अब सवाल क्या है यहां पर, सवाल यह है कि जब आप ये लेटर लिखेंगे तो ये लेटर का खिताब किस तरीके से लिखा जाएगा। शुरू में जब हम लिखते हैं ना, जैसे हम उर्दू में लिखते हैं बखिदमत आली जनाब हजरत अक़दस मौलाना, और फिर दामत बरकातुहुल आलिया वगैरह, तो वो उसको हम बोलते हैं खिताब करना, ठीक है। वो लेटर में उसको बोला जाता है खिताब। तो अब जब वो खिताब करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ए सही ऑप्शन क्या है, इस तरीके से लिखेंगे चीफ मिनिस्टर बिहार, या बिहार चीफ मिनिस्टर इस तरीके से लिखेंगे, या द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार इस तरीके से लिखेंगे, या द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिहार गवर्नमेंट किस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें से जो भी आपका सही आंसर है, अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तो जब आंसर शीट में आप लिखेंगे, मान लीजिए आंसर शीट में आप लिख रहे हैं 4 में ये पार्ट कौन सा है 1, तो आपने लिखा 1। इसका आंसर मान लीजिए सही है क्या, ए, तो आप लिखेंगे इसका आंसर क्या, ए, ठीक है जी। ये आपका जवाब हो गया। आपको कुछ लिखने की जरूरत इसमें नहीं है, बस इसी तरीके से आप इंडिकेट कर देंगे तो आपका जवाब तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं चीफ मिनिस्टर बिहार, चीफ मिनिस्टर बिहार, इस तरीके से, ठीक है सर। अब देखिए इस सेक्शन बी राइटिंग में एक पोर्शन ये हो गया, यहां पर और दिया हुआ है। जहां पर भी इस तरीके से और दिया जाता है वहां पर ये क्या कहते हैं, इख्तियार दिया जा रहा है आपको कि चाहे तो ऊपर वाला कर लें, और से ऊपर वाला कर लें, या और से नीचे वाला कर लें। और का मतलब होता है या, तो चाहे तो आप ये वाला कर लें, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, मुश्किल लग रहा है, तो आप ये कर लें, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका ये आपका पूरा सेक्शन इस तरीके से रीडिंग का सेक्शन चलता, वो राइटिंग का सेक्शन चलता रहेगा। यहां पर जो है राइटिंग का, बल्कि ये भी राइटिंग का ही सेक्शन है। आंसर द क्वेश्चन गिवन, क्वेश्चंस गिवन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो।
खलीलाबाद। दारुल खलीलाबाद, भाई सीधे होके बैठ जाएं कम से कम। जहां पर भी, जैसे यहां पर भी देखिए और का सेक्शन दिया हुआ है, तो जहां पर भी और का ऑप्शन दिया गया होगा वहां पर या तो आपको ऊपर वाला करना है या नीचे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपको या तो ये करें, अगर ये नहीं करना है तो ये कर लें। अब ये ऑप्शन यहां तक है, या तो पहला इसमें सेक्शन हो गया आपका रीडिंग का, दूसरा हो गया राइटिंग का, तीसरा सेक्शन जो आएगा वो आएगा आपका ग्रामर का। ठीक है, ये थर्ड सेक्शन है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स या ग्रामर से मुतालिक छोटे मोटे सवालात इसके अंदर आएंगे, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, सलीम अली वॉज ए ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट एज अ चाइल्ड। ठीक है जी, अब यहां पर सही ऑप्शन क्या है वो आप लिखेंगे। तो सेक्शन सी ग्रामर हो गया। उसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर, ये हो गया चौथा सेक्शन। ये अभी पार्ट ए चल रहा है, पार्ट बी फिर इसके बाद आएगा। पहला हिस्सा चल रहा है सेक्शन डी लिटरेचर, इसमें पोयम के 6 मार्क हैं, यानी नज्म जो है वो 6 मार्क है, प्रोज नसर इसके 9 मार्क्स हैं, टोटल 15 मार्क्स का है ये पूरा सेक्शन, सेक्शन डी लिटरेचर। ऊपर वाला जो सेक्शन है जो अब तक ऊपर आया, क्या क्या आया उसमें, ग्रामर, और ग्रामर से पहले आया आपका राइटिंग, और राइटिंग से पहले आया आपका क्या, रीडिंग। इसमें आपको कम से कम टाइम लगाना है, इसमें बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं, फटाफट से आपको वो सवालात कर देने हैं, 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर ये आपको निपटा देना है। ठीक है जी, जो एक एक लफ्ज वाले सवाल होते हैं इसमें ज्यादातर। यहाँ सेक्शन डी लिटरेचर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। लिटरेचर का मतलब यह है कि कोई इबारत है या कोई ऐसी चीज है जो आपने इसमें भी क्या कहते हैं, कोई ऐसी चीज जो आपने पढ़ रखी है वो भी आ सकती है और नहीं पढ़ रखी वो भी आ सकती है। वैसे इसमें जो है नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट ही आता है ज्यादातर। ये वाला जो है प्रिस्क्राइब टेक्स्ट है आपका, जो आपने पढ़ रखा है। लिटरेचर में आपको जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट है वही आएगा, वैसे जो आपने पढ़ा हुआ है वही आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एनी 3, इसमें से आपको सेंटेंसेस सही ऑप्शन का इंतखाब करते हुए लिख देना है। तो ये आपका जो हो जाएगा आपकी बुक में से आएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज, ये छोटा सा पैसेज दिया गया है, फिर इस पैसेज यानी इस इबारत की बुनियाद पर नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं वो आपको लिखना है। ये आपका सेक्शन डी लिटरेचर यहां पर पूरा हो गया। तो कितने सेक्शन हो गए अब तक ऊपर आपके, 4 सेक्शन हो गए। पार्ट ए में 4 सेक्शन हो गए आपके, कौन कौन से, रीडिंग, और फिर उसके बाद आपका राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। ये 4 चीजें होंगी, याद रखिएगा इन 4 चीजों को, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, पार्ट ए के अंदर। अब आपका जहां पर पार्ट ए खत्म होगा वहां पर फिर पार्ट बी शुरू होगा। 2 पार्ट में हमेशा जो है आपका जो इम्तिहान का या क्वेश्चन पेपर जो आएगा हमेशा ये 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों पार्ट आपको करना है, ऐसा नहीं कि एक करना है एक छोड़ देना, नहीं, दोनों पार्ट करना है। पार्ट ए कर लिया, पार्ट बी में भी इसी तरीके से सेक्शंस आएंगे। अब यहां पर पहला सेक्शन है रीडिंग का, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन है ये आ गया राइटिंग का, फिर उसके बाद तीसरा सेक्शन है ग्रामर का। ठीक उसी तरतीब से जिस तरतीब से ऊपर थे सवालात, उसी तरतीब से सवालात यहां पर भी रहेंगे, यानी कि रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर। यहां पर ये ग्रामर हो गया तीसरा सेक्शन। आखिरी सेक्शन लिटरेचर, सेक्शन डी लिटरेचर चौथा। पोएम 6 मार्क्स का, प्रोज 9 मार्क्स का, टोटल 15 मार्क्स। ये आपका पेपर खत्म हो गया यहां पर, ठीक है जी।
तो कुल मिलाकर ये आपका फॉर्मेट होता है। आज तो वक्त तकरीबन पूरा हो गया है, आज पेपर हल नहीं करा, अगले उसमें आपको इंशाल्लाह अगले सेशन में एक दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, मतलब सवाल सामने रखेंगे, फिर आगे उसका जवाब रहेगा। जवाब किस तरीके से लिखना है वो मैं पूरा एक फाइल बनाकर लेकर आऊंगा आपके लिए, और आपको जवाब उसी तरीके से लिखना है। एक से दो क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आपको अच्छा खासा अंदाजा हो जाएगा उससे कि किस तरीके से आपको जवाब लिखना है, क्या चीज लिखनी है, क्या चीज छोड़नी है। ठीक है जी, जो जरूरी हो उसको लिखना है, जो गैर जरूरी हो उसको छोड़ देना है। सवालात को में जो है नोटबुक पर उतारने की जरूरत नहीं है। तो एक दो क्वेश्चन पेपर इंशाल्लाह हम इसका सॉल्व करेंगे और उससे आपको समझने में मदद मिलेगी। आप हजरात का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। इंग्लिश का एग्जाम आपका 13 नवंबर को है। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। All right. All right, then we may wind up today's session. Inshallah, we'll see each other in the next session next Friday. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.